कैसे हो बेटा। तो हम फिजिक्स में बेटा अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली बेटा आज हम आइडिया लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्लियर है? देखो कुछ छोटी छोटी बेटा हम बातें करते हैं। मटेरियल बेटा अपने पास तीन टाइप के आएंगे। एक आएगा कंडक्टर, दूसरा आएगा बेटा इंसुलेटर। क्लियर बेटा? तीसरा आएगा बेटा सेमीकंडक्टर। ये तीन टाइप के बेटा मटेरियल होते हैं हमारे पास। देखो कंडक्टर बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं। इंसुलेटर के बारे में बेटा थोड़ा बहुत आइडिया हमने लिया बेटा। और सेमीकंडक्टर बेटा एक पूरा चैप्टर ही है अपने सिलेबस में। तो अब देखो बेटा बेसिकली जो कंडक्टर होते हैं ना बेटा, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर बेटा? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। ये बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में कंसीडर होते हैं। क्लियर है बेटा? इंसुलेटर में बेटा बहुत कम होते हैं और सेमीकंडक्टर में बेटा क्या होते हैं, इंसुलेटर से तो ज्यादा होते हैं लेकिन कंडक्टर से कम होते हैं। अब बात यह आता बेटा ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखो अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का टर्म आएगा, आपने पढ़ा होगा बेटा वैलेंस सेल। पढ़ा बेटा? और दूसरा पढ़ा होगा बेटा कंडक्शन सेल। बैलेंस सेल क्या होता था बेटा, इसमें जाता था लास्ट इलेक्ट्रॉन, या बेटा क्या बोलते हैं इसको हम हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा बेटा उसे हम क्या बोलते थे, बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल से अपर एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते थे बेटा, कंडक्शन सेल। याद है ये दोनों बातें? क्लियर बेटा? अब देखो बेसिकली जब हम बात करते हैं बेटा सॉलिड्स की ना, तो उसमें सेल की जगह पर एक टर्म आता है बैंड। वो बाद में समझाऊंगा कैसे आता है, क्या होता है, छोड़ दो भी। तो बेटा अगर बात करेंगे ना एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, बेटा जीरो हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आई? एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बेटा जीरो हो जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं बेटा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं बेटा वो एटम के न्यूक्लियाई, एटम में बेटा न्यूक्लियाई के साथ बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। तो लिख लो बेटा एनर्जी गैप बिटवीन, ये सारा लिख लो, लिख लिया? इसमें लिखो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर बेटा? तो लिखो इसमें देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन रीचेज इनटू कंडक्शन बैंड, आगे लिखो बेटा इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज लूजली बाउंडेड with nucleus of the atom बेटा इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। these electrons are known as free electron। लिखा these electrons are known as free electron। लिख लिया बेटा सबने? आगे लिखो इसमें free electrons are free to move within the given boundary of the substance। ऐसा नहीं होता बेटा जैसे मान लिया इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस चौक में, ऐसा नहीं है कि इस चौक से निकल के बाहर चले जाएंगे, नहीं, इस चौक के बाउंड्री के अंदर बेटा फ्री है मूव करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द गिवन बाउंड्री ऑफ द सब्सटेंस। ये बात हमें याद रखनी है। आगे बात बेटा, अब देखो आगे देखते हैं बेटा इसमें
हमने एक कंडक्टर लिया, तो इसमें बेटा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत सारे। क्लियर बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर बेटा, मूव करते हैं रेंडमली, मूव्स रेंडमली। ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा सुन लो तब लिखेंगे इसे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं किसके अंदर? विद इन द बाउंड्री ऑफ द सब्सटेंस। क्यों मूव करते हैं बेटा? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स रेंडमली ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द टेम्परेचर। क्लियर बेटा? अच्छा, इनका जो मोशन होता है ना बेटा इलेक्ट्रॉन्स का, ये वेरी सिमिलर टू बोल लो जो हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उनके जैसा होता है। लिख लो ये बात, लिखिए बेटा इसके बाद देखो। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी सिमिलर टू द, वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड द कंटेनर। क्लियर बेटा? कंटेनर के अंदर जैसे मूव करता था, तो इधर सुनो बेटा, जो इनकी वेलोसिटी आती है बेटा, v इक्वल टू √3 kT/m लिख सकते हो आप, √3 kT/m। बेटा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, k क्या होगा बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, और T क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इन केल्विन होगा। आगे बात की नहीं है। क्लियर बेटा? एक आइडिया दिया गया, कहीं जरूरत पड़ जाए तो इसको आप लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? ये बहुत लार्ज आता है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत कम होता है। ये आता है बेटा नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बहुत लार्ज वैल्यू बेटा। देखो क्लियर है कि नहीं है? ये इस ऑर्डर की वेलोसिटी होती है बेटा ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर बात समझ में आ गई? आगे देखो बेटा, ये कहानी समझ में आई, ये बात समझ में आ गई बेटा। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व किया गया इस केस में, देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट। इसका मतलब बेटा अगर मैं कोई हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं, ये वाला एरिया बेटा, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड क्रॉस कर रहे होंगे उसी टाइम पर उतने इलेक्ट्रॉन इस साइड क्रॉस कर रहे होंगे, तभी तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या आएगा बेटा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर बेटा? अगर कहीं भी नेट फ्लो ऑफ चार्ज आ गया तो इस कंडक्टिंग वायर में करंट आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? तो करंट तो आएगा नहीं। क्लियर है बेटा? इसका मतलब देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो लिखो बेटा, देयर इज नो फ्लो ऑफ, सॉरी, देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट, so there is no net flow of charge, there is no net flow of charge। इसका मतलब अगर बेटा बात करी जाए तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी v एवरेज, ये 0 आएगी। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? कंफ्यूज मत हो बेटा, बात सुन लो। ये अभी कंफ्यूजन क्यों होता है उसके लिए बता रहा हूं। मैंने अभी बोला कि ये वेरी सिमिलर टू किसके है? गैसियस मॉलिक्यूल के है बेटा कि नहीं है? आगे बात, अब गैसियस मॉलिक्यूल में बेटा हमने बी एवरेज कुछ और पढ़ा था, और यहां बी एवरेज में क्या बोल रहा हूं बेटा? 0 बोल रहा हूं। क्लियर है बेटा? उसमें बेटा अगर बी एवरेज की बात करी जाए कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो 0 ही आएगा। बात समझ में आई है? इसमें बेटा वही कहानी है। इसमें बी एवरेज क्या है बेटा? 0 आया कि नहीं आया? वो जो बी एवरेज हम निकालते थे बेटा वहां पर √2 kT/m, बेटा वो क्या होता था? वो बेटा एक पर्टिकुलर पार्टिकल की होती थी एवरेज, पूरे सिस्टम की एवरेज नहीं होती थी। और ये किसका एवरेज लिख रहा हूं बेटा? मैं एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज नहीं लिख रहा हूं, किसका एवरेज लिख रहा हूं बेटा? पूरे इलेक्ट्रॉन्स का। बात समझ में? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वी एवरेज कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। लिख लो। क्लियर बेटा? अब आगे देखते हैं इसमें बेटा ये कहानी कब था? जब हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था। तो बल्कि सारी कहानी को ऊपर लिख लो या बाद में लिख लो बेटा नीचे। ऊपर वाली सारी कहानी तब सही है
जब हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। क्लियर बेटा, हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था, तो ये कहानी बना। क्या क्या बना बेटा? इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे कि मोशन में? मोशन में। क्लियर बेटा, उनकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? अभी लिखा था 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड, अच्छी खासी वेलोसिटी है बेटा। क्यों आया था? ड्यू टू द टेम्परेचर। आगे बात बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बेटा, वी एवरेज बेटा क्या आया? ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या आया बेटा? 0 आया। ये बात समझ में आई? ये सारी कहानी कब की है बेटा? जब हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। आगे बात इधर देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर ही लेते हैं फिर से, और इस वायर को बेटा एक बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं, कनेक्टिंग वायर का यूज करते हुए। हम ये मान के चल रहे इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बेटा कुछ भी नहीं है, 0 है। अब वो बेसिक बात याद करो बेटा, यहां पोटेंशियल 0 तो यहां पोटेंशियल कितना बेटा? 0। और यहां पोटेंशियल बेटा V, तो यहां पोटेंशियल कितना बेटा? V। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बेटा इस कंडक्टिंग वायर के अंदर। अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा बेटा? ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल बेटा, ये लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ही आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा, ठीक है? क्लियर बात? ये बात सबके समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे और आगे हम बढ़ते हैं। हमने क्या किया बेटा, यहां पर चेक करने की सोची कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये बेटा E है अंदर की साइड, यहां बेटा मैंने लिखा E आउट। अब देखो बेटा, अगर आपको छोटी सी बात याद हो तो मैंने कहा था गॉस थ्योरम का बेटा आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, लेकिन कब? जब डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या हो बेटा? सिमेट्रिक हो। तो अगर मैं बेटा इसके अबाउट एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मान लूं इस तरीके से बेटा, तो E डॉट ds की वैल्यू कितनी आएगी? E डॉट ds ओवर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू बेटा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा। तो ये देखो, ये न्यूट्रल कंडक्टर था बेटा कि नहीं था? न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, एक्स्ट्रा नहीं है। इस बात को समझो, न्यूट्रल कंडक्टर है बेटा, तो Q इन कितना? 0। बेटा यहां से E कितना आया? 0। क्लियर बेटा? E कितना गया? ये ध्यान से देख लो बेटा, 0 आया है। E कौन सा बेटा? यहां वाला, आउटसाइड वाला। आगे बात बेटा, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बेटा, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड inside the conductor only, inside the conductor only, outside the conductor electric field is 0। लिखा बेटा, outside the conductor electric field is 0। क्लियर बेटा? ये क्या लिखा समझ में आ रहा है? फिर से लिख देता हूं बेटा, ये लिखा है गॉस थ्योरम E डॉट ds over a closed surface is equal to Q in by एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्लियर? छाप लिया? ये लिखा बेटा, बाहर की साइड फील्ड कितना होगा बेटा? 0 होगा, और अंदर की साइड फील्ड कितना होगा बेटा? कुछ होगा, लेकिन कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा। अच्छा, इसी के साथ एक और लाइन लिखो बेटा, इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, इफ देयर इज मतलब बैटरी नहीं था तब, इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ इज इक्वल टू 0। ये बात सबके समझ में आई बेटा कि नहीं आई? इधर देखो बेटा, ये हमने कंडक्टर तो लिया था बेटा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। अब हमने बेटा एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लिया कुछ इस तरीके से बेटा। इसको भी समझो बेटा, ठीक है? ये बेटा हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया,
बेटा यहां 0 और यहां V, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, डेवलप हुआ होगा बेटा कि नहीं हुआ होगा, क्लियर है। बाहर फील्ड 0 है बेटा, तो जितनी भी लाइन बेटा यहां से शुरू हुई होंगी वो लाइन यहीं पे आके खत्म होंगी, क्लियर है बेटा कि नहीं है, क्योंकि रिलेटिवली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बात समझ में आई बेटा। तो क्या एक बात आप बोल सकते हो, देखो बेटा जैसे जैसे हम इस साइड गए हैं फील्ड लाइंस क्या हुई है, पास आई हैं कि दूर गई है, पास आई है ना, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E2 है, तो यहां पर बेटा क्या बोल सकते हैं, क्या E1 का जो मॉड आएगा बेटा वो E2 के मॉड से कम होगा कि नहीं होगा। याद करो मैंने क्या सिखाया था बेटा इलेक्ट्रोस्टैट में, एज नंबर डेंसिटी इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, याद आया ना, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये लिख दिया, क्लियर। तो यहां दूसरी बात देखो बेटा, दूसरी बात देखो क्या समझ में आया बेटा, जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा नॉन यूनिफॉर्म सेक्शनल में बेटा, जैसे इसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया था, इसमें नॉन यूनिफॉर्म है, जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा बेटा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर है। तो लिख लो, एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर डिक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। अब बेटा ये कंपैरिजन एक ही वायर में है, ऐसा नहीं कि आप दो अलग अलग वायर लो, दोनों में अलग अलग बैटरी लगाओ वहां कंपेयर कर रहे हो, एक ही वायर में कंपैरिजन है। अच्छा अभी इसको और मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे हम, क्लियर, ये बात समझ में आ गई बेटा। आगे देखो, हुआ क्या होगा, हमने बेटा क्या किया, इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया था, ठीक है बेटा, ये 20 वोल्ट की बैटरी आई, यहां पोटेंशियल 0 आया बेटा, यहां V आया बेटा, यहां 0 आया, यहां बेटा V आया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ E इस साइड हुआ बेटा। इधर देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन मान लो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, देखो बेटा नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो एक्सपीरियंस करता बेटा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बात याद आई कि नहीं आई। तो बेटा इसमें एक फोर्स लगेगा इस साइड F, और इस F की वैल्यू होगी बेटा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं बेटा तो ये होगा, अगर मैं वेक्टर वाइज लिखूं ना तो ये लिखा जाएगा, देखो इधर ध्यान से, फोर्स होगा और ये होगा, और बेटा ये E अगर बात करें तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, अपने आप फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आया बेटा कि नहीं आया, क्लियर है, ये फोर्स लगेगा बेटा। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर देखा जाए बेटा तो क्या कोई एक ही वेलोसिटी होगा कि बाकी वेलोसिटी भी होंगे, अरे भैया इसके पास x कंपोनेंट भी हो सकता है, y कंपोनेंट भी हो सकता है और z कंपोनेंट भी हो सकता है, क्लियर बेटा। और ये जो फोर्स लगाया बेटा QE/m या फोर्स जो लगाया बेटा EE, ये तो एक्सेलरेशन किसी एक डायरेक्शन में देगा, जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा हम मान लेते हैं x डायरेक्शन में गया, तो बेटा इसकी कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी, x वाली चेंज होगी कि नहीं होगी, बात समझ में। y और z अभी भी क्या रहेगी, 0 की 0 रहेगी बेटा, की रहेगी ऑन एवरेज, क्लियर है कि नहीं है, या पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रहा होगा वही रहेगी बेटा की रहेगी, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो बेटा इस फोर्स के लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन जब भागेगा बेटा तो होगा क्या, ये कोई हॉलो तो है नहीं, सॉलिड है, तो बेटा आगे एटम है और इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन का बेटा उन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगा, उन एटम्स के साथ क्या होगा बेटा, कोलिजन होगा, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो यहां से दो चीजें समझो, जो दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच की दूरी आती है ना बेटा, उसको बेटा हम बोलते हैं फ्री पाथ, क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। आगे बात, अगली बात सुनो बेटा, और जो टाइम होगा ना दो कोलिजन के बीच का बेटा, उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर।
फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच की जो दूरी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा ना बेटा, वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे फ्री पाथ। क्लियर? और जो टाइम लगेगा बेटा दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच में बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली ये वही है कि वो टाइम जितने टाइम के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन रिलैक्स था, कोई कोलिजन नहीं हुआ। क्लियर? तो लिखते बेटा, इसको बना लिया, लिखो इसमें पहली बात, वेलोसिटी कौन सी चेंज होगी बेटा, वेलोसिटी वही चेंज होगी, वेलोसिटी वही चेंज होगी जो फोर्स के अलोंग आएगी, जो फोर्स के अलोंग आएगी। फोर्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, फोर्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लिखा बेटा? क्लियर है? इसका मतलब एक बात तो समझ में तुम्हारे आगे होगी कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं भागेगा। अरे भैया इसकी ये वेलोसिटी चेंज होगी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बेटा चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये इनका क्या करेगा बेटा, इनका सम करेगा और जिधर वेलोसिटी आएगी उधर भागेगा। तो लिखो बेटा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन स्लैश अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भी मूव नहीं करेगा बेटा, कुछ भी रेंडमली मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, डिपेंड करता है इसका बाकी कंपोनेंट क्या है। ये बात समझ में आई? दूसरी बात देखो बेटा, इसमें इट विल कोलाइड, इट विल कोलाइड, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है, विथ अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन, विथ अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन स्लैश स्लैश फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लो बेटा बस, अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन in the inside conductor, another free electron inside the conductor। लिखा बेटा? अब देखो यहां से दो टर्म बेटा, देखो हो सकता है कि हर बार कोलिजन में ना बेटा ये अलग अलग दूरी चले, तो इन सब के मीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीन फ्री पाथ। तो लिखो बेटा, लिखो हेडिंग लिखो, मीन फ्री पाथ, इसी में पॉइंट है इसी का। इट इज एवरेज, एवरेज distance travel by the, या average displacement, it is average displacement travel by the free electron between two continuous collision, between two continuous collision। लिखा बेटा? आगे लिखो, अगली हेडिंग है बेटा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसमें लिखो बेटा, इट इज एवरेज टाइम, इट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू कंटिन्यूअस, बिटवीन टू कंटिन्यूअस कोलिजन। बेटा दो लगातार कोलिजन के बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे बेटा, जो अगर इनका एवरेज निकाल लिया जाए उसको हम नाम दे देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर बेटा? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगे भी। क्लियर? तो मीन फ्री पाथ क्लियर है, रिलैक्सेशन टाइम क्लियर है बेटा? इधर है बेटा। अब अगर बात करी जाए बेटा ना, मैं बात करता हूं बेटा एक्सेलरेशन की, ए इक्वल टू होता बेटा एफ बाई एम। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की बात चल रही तो ये लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ई बाई एम ई। बेटा इधर देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है, 10 के पावर माइनस 31 होगा, याद आया कुछ? और इलेक्ट्रॉन बेटा चार्ज माइनस 19 होगा। क्लियर बेटा? तो बेटा ये बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज। क्लियर बेटा? ये बहुत लार्ज होता है। क्लियर? अच्छा ये भाग कैसे रहता बेटा, स्ट्रेट लाइन में बेटा कि जिग जैग पाथ पे, जिग जैग पाथ पे। उसकी वेलोसिटी भी बेटा क्या थी, टेम्परेचर की वजह से 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड, वो भी लार्ज थी। तो बेटा यहां से क्या होता है कि इसका जो एक्सेलरेशन, एक कंपोनेंट बहुत जल्दी चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इससे होता क्या बेटा, इसको देखो ध्यान से, दो चीजें यहां से आती हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से चला ना, तो ये ऐसे रेंडमली भागेगा, कुछ भी करेगा, मुझे नहीं पता क्या कर पाएगा, और ऐसे आगे बेटा। क्लियर है? तो यहां से बेटा लेके ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना,
ये डिस्प्लेसमेंट में किसके हिसाब से बता रहा हूं बेटा, फील्ड के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि ये फील्ड हमारा इस साइड था और हमारे इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा हम फील्ड के अपोजिट वाला ले रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है ना बेटा वो बहुत कम होता है किसके कंपैरेटिवली, स्पीड के कंपैरेटिवली। तो लिख लो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी पीछे करके बोल दिया था बेटा, फिर से लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन या along the electric field is much smaller as compared to the distance traveled by the electron, लिखा बेटा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट था ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दें तो ये क्या आएगा, ये आएगा वेलोसिटी, क्लियर। और इसी वेलोसिटी की एवरेज निकाल ली जाए बेटा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिख लो बेटा, हेडिंग लिखो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा बेटा, इसमें लिखो आगे, इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, of the electron when electric field is या potential difference is applied, when electric field और potential difference is applied। ये बात समझ में आ गई बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी। अब देखो बेटा मैं रिलेशन निकालूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। आगे बात हेडिंग लिखो बेटा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, एक्सटर्नल फील्ड है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमने एक कंडक्टर लिया बेटा, इसको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया, क्लियर बेटा। यहां V वोल्ट माना बेटा, ये V वोल्ट का था तो यहां 0 आ गया बेटा, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया E। इधर देखो बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। मान लेते बेटा पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी U1, दूसरे की थी बेटा U2, तीसरे की थी बेटा U3, चौथे की थी बेटा U4 एंड सो ऑन। ये कब थे बेटा, इनिशियल थी विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय n। बेटा क्या ये आ गया U एवरेज, क्या ये 0 आएगा? हमने यही तो पढ़ा था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या आया, 0 आया बेटा। ये इनिशियल वेलोसिटी कब, जब हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी बेटा। इधर देखो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बेटा, तो F इक्वल टू कितना आ गया बेटा, E आएगा, बल्कि माइनस का बेटा, तो A इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस का E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा। अब इधर देखो V1 इक्वल टू कितना, U1 प्लस A, सबका तो बेटा यही रहेगा T1। ऐसे बेटा V2 कितना, U2 प्लस AT2, V3 कितना बेटा, U3 प्लस AT3। अच्छा देखो बेटा इधर इसमें और समझते हैं, ये फार्मूला कब लगता था, ये फार्मूला बेटा लगता था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, याद आया बेटा। तो एक्सेलरेशन कब तक कांस्टेंट रहेगा बेटा, जब तक कोई कोलिजन नहीं होता, क्योंकि कोलिजन के टाइम पर एक और फोर्स लग जाएगा। बात समझ में आएगी बेटा, वो फोर्स इंपल्सिव भी होगा कोलिजन वाला, तो बहुत लार्ज फोर्स आएगा बेटा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये T1 T2 T3 क्या है बेटा, दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच का टाइम है। क्योंकि अगर कोलिजन हो गया ना बेटा तो ये इक्वेशन नहीं लगेगा। क्यों बेटा, क्योंकि फोर्स चेंज होगा, फिर एक्सेलरेशन A नहीं बचेगा, ये बात याद रखना। एंड सो ऑन बेटा, क्लियर है। हमने कहा जोड़ दो बेटा, ये आ गया V1 प्लस V2 बेटा, वेक्टर फॉर्म में ये सारा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन इक्वल टू
U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन प्लस बेटा सबके लिए A तो कॉमन ही है, तो A और यहां बेटा कितना T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन लिख सकते हो। क्लियर बेटा। अब आप क्या करो बेटा, अगली लाइन में n से डिवाइड कर दो। क्लियर, यहां लिखता हूं बेटा मैं इस बात को, जगह का मैं ध्यान से n से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा V एवरेज आएगा, डिवाइड बाई n कर लो। जैसे जितने मॉलिक्यूल्स थे बेटा उसी, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी तरह बेटा, और ये वाला टर्म तो हो जाएगा बेटा आपका 0 इक्वल टू 0 प्लस A, और ये क्या आ जाएगा बेटा, क्या ये कोलिजन का एवरेज टाइम आ जाएगा दो कोलिजन के बीच का बेटा, तो इसी को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम और रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा, टाउ से। क्लियर है, तो कितना आ गया बेटा इक्वल टू 0 प्लस A टाउ। तो V एवरेज को बेटा हमने क्या बोला था, B ड्रिफ्ट, और A की बेटा वैल्यू लाके रख दो, कितना है बेटा A की वैल्यू माइनस का E बाई M इंटू टाउ, ये आ गया। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आ गई, क्लियर है, पक्की बात। अच्छा बेटा इसमें माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, माइनस इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि जो इस पे एक्सेलरेशन लगा था वो फील्ड के अपोजिट लगा था। इसका मतलब बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई, ये लिख दो, नंबर में पूछ लेता कई बार। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन छाप लो पूरा, और सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे बेटा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, लिख लो। लिखा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक बात और बेटा, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई Vd इक्वल टू माइनस का E बाई M इंटू टाउ। क्लियर बेटा। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा Vd इसको हम सॉल्व करें ना, अगर स्टैंडर्ड डेटा लेके बेटा, ऑर्डर ऑफ 10 के पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। बेटा बहुत स्मॉल है, देख लो 10 के पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। और अगर बेटा मैं लिखूं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये बहुत लार्ज होता है, क्या था 10 के पावर 6 के ऑर्डर का मीटर पर सेकेंड का। आगे बात, इसका मतलब बेटा अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो निकाला जाए बेटा तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर माइनस 10 के ऑर्डर का आ जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, तो मैं वही बोल रहा हूं बेटा। इसका मतलब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और ड्रिफ्ट स्पीड कितना बेटा, बहुत ज्यादा। तो क्या ये बोल सकता हूं, पीछे बात बोली थी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय या कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज मच मच लार्जर देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई बेटा कि ये देखो ऐसे डिस्प्लेसमेंट तो आप किसी भी मोमेंट पे लो बेटा, कुछ भी आ सकता है। देखिए बात चल रही एवरेज की, हमारा मतलब किस बात से होगा बेटा, फील्ड के डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया, वही करंट के लिए क्या होगा बेटा, रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा। आगे बात क्लियर, छाप लो बात बेटा, क्लियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बातें समझ में आई बेटा। अब एक सवाल आता है, कभी नोटिस करना बेटा कि घर में आपने स्विच ऑन किया और जैसे स्विच ऑन किया तुरंत की तुरंत लाइट जल गई। बात समझ में आ गई। लेकिन बेटा अगर बात करें जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत स्मॉल है, तो ऐसा होना चाहिए बेटा हम स्विच ऑन करें तो कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, बल्ब तक पहुंचेगा, फिर बल्ब जलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्लियर बेटा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी बनता है, बोर्ड के हिसाब से भी पूछ सकता है, एसएसएल रीजन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बेटा ये। क्लियर है। आगे बात देखो, तो लिखो बेटा इसमें, देखो होता क्या बेटा, एक्चुअली मैं समझा देता हूं, आप लिख लेना इस बात को।
कि जो कंडक्टिंग वायर ना बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह एक्यूमुलेट तो है नहीं, ये यूनिफॉर्मली क्या है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द कंडक्टिंग वायर क्या है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। तो उस बल्ब के पास भी तो क्या होगा, जैसे एक कंडक्टिंग वायर ले लो, समझ इस बात को, एक कंडक्टिंग वायर ले लो बेटा, हर जगह इलेक्ट्रॉन है बेटा कि नहीं है इसमें। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये भी इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट होगा इधर, ये भी इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट होगा बेटा। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा था ये यहां तक पहुंचेगा। आगे बात, तो क्यों होता बेटा, जस्ट स्विच ऑन करने के बाद ही क्यों जल जाता है बल्ब, या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करने लगता है बेटा, उसका रीजन यही है क्योंकि थ्रू आउट द कनेक्टिंग वायर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसके जस्ट बगल वाला इलेक्ट्रॉन जैसे डिस्टर्ब होगा उस पे वहां तक करंट पहुंच जाएगा बेटा कि नहीं पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा, ये भी ड्रिफ्ट होगा बेटा, यहां क्या आ गया करंट आ गया कि नहीं आ गया। इस बात को बेटा अपने शब्दों में लिख लेना जैसे भी चाहो। क्लियर है, आगे बढ़े। ये कहानी होगी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड थोड़ी सी। आगे देखो बेटा, हमने क्या लिखा बेटा, अब हमने क्या पढ़ा था इधर देखो, अभी इस पे मैं आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा दूसरे तरीके से भी। हमने पीछे पढ़ा था बेटा अगर यहाँ E1 है और यहाँ E2 है तो बेटा E1 क्या होता था, लेस देन E2 होता था कि नहीं होता था बेटा। तो VD की अगर मैं बात करूं बेटा, VD इक्वल टू है माइनस का E अपॉन M इंटू टाउ। क्लियर बेटा, ये जो टाउ है ना बेटा, ये टाउ ये दो बातों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस बात पे करता है बेटा, पहला डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये। आगे बात बेटा दूसरा डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर पर बेटा, जैसे कॉपर के लिए बेटा अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए क्या होगा बेटा अलग होगा। अच्छा, एल्युमिनियम के टेम्परेचर पे ये अलग होगा और दूसरे टेम्परेचर पर बेटा क्या होगा अलग होगा बेटा। वही सारी चीज है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा, पर यूनिट टाइम की नहीं बढ़ जाएगा बेटा। क्लियर है, तो लिख लो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस पर भी डिपेंड करता है बेटा, दो बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस पर। ये बात समझ में आई। अब बेटा एक बात और करते हैं, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ये सारी बातें क्या सत्य है जो मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं बेटा, एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है, उसी को मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखा किसी ने कुछ नहीं है, ऐसा दिमाग चलाया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है बेटा कि ये बातें क्या होती हैं उस प्रैक्टिकल रिजल्ट को एक्सप्लेन कर देती हैं, तुम सही मान लेते हैं। आगे बात नहीं है बेटा, आगे देखो। अब बेटा मैंने ये तुम्हें पढ़ा दिया, अब तुम कुछ और बुक उठाओगे ना, ये एनसीईआरटी में ऐसा गिवन है। अगर आपने एससीबी उठा लिया, अरिहंत की कोई बुक उठा ली तो उसमें डेरिवेशन बेटा अलग तरीके से गिवन है। कैसे गिवन उसको देखो। अब उसको बहुत ज्यादा बेटा मैं लेके नहीं जाऊंगा डेस्क में। एक्सेलरेशन कितना आया था बेटा हमारा, माइनस का ई बाई एम, यही आया था बेटा। अब वो फार्मूला लगाते बेटा, एस एवरेज इक्वल टू यू एवरेज इंटू टी एवरेज, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एवरेज का स्क्वायर। क्लियर बेटा, इधर देखो एस एवरेज क्या होगा बेटा, इसी को हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। बेटा क्या इसको मैं बोल सकता हूं वी एवरेज इंटू टी एवरेज। बात समझ में आ गई, रख दो बेटा। तो यहां आ जाएगा वी एवरेज इंटू टी एवरेज इक्वल टू यू एवरेज टी एवरेज प्लस हाफ ए टी एवरेज का स्क्वायर। बेटा देखो टी एवरेज मर जाएगा बेटा, सब में है तो कितना आ गया, क्या ये आया वी एवरेज इक्वल टू कितना बेटा, यू एवरेज प्लस हाफ ए टी एवरेज, वही तो फार्मूला बनेगा। अब बेटा यू एवरेज तो जीरो ही था और इस बी एवरेज को हमने बोला था बी डी इक्वल टू माइनस का हाफ ए और टी एवरेज को टाउ बोला था बेटा। पुट कर दो ए की वैल्यू माइनस बेटा वेक्टर लगा देंगे तो वी डी इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू टाउ। बेटा ये डेरिवेशन भी गिवन मिल जाएगा तुम्हें कई जगह। अब पंगा क्या बेटा, यहां पर हमारे पिछले वाले डेरिवेशन में 2 नहीं आया था बेटा, 2 आया।
अब कंफ्यूजन होता है कौन सा सही है बेटा, दोनों सही है। बात समझ में बेटा? अरे भैया हमें कुछ भी आइडिया नहीं बेटा रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बेटा। दोनों फार्मूले क्या बेटा सही है, इसलिए कभी भी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली बताया नहीं जाता, ऑर्डर बताया जाता है स्टैंडर्ड बुक्स में बेटा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात अब मैं बता देता हूं, हमें करना बेटा पीछे वाला ही है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही गिवन है बेटा, एनसीईआरटी ही अपने लिए सही होता है अपने लेवल पर। ये गलत नहीं है, ये बेटा अपने को नंबर भी तो लेना है कि नहीं लेना है, तो उसके हिसाब से बेटा हम पीछे वाला ही करेंगे। हाँ अगर आप एसजीपी सॉल्व करते हो बेटा, अरिहंत की कोई बुक सॉल्व करते हो, इवन कुछ कोचिंग्स वाले भी बेटा क्या करते हैं इसी पर बेस्ड होते हैं, तो कभी परेशान मत होना। आई बात नहीं है? क्लियर है? ये फार्मूला भी यूज हो जाता है। क्लियर? छाप लो बेटा ये भी। लिख लेना बेटा कि हम पहले वाले को ही सत्य मानेंगे, ये वाला फार्मूला खाली मन की शांति के लिए पढ़ा है, जो भी सेकंड वाला ट्राई करवाया था मैंने, ये मन की शांति के लिए है बस आपके, कि कहीं कुछ देखो और जुट मत जाओ कि मिल गया नई चीज मास्टर ने नहीं बताया था। इधर देखो बेटा, अब उसी पर और आगे बात करते हैं बेटा। हमारा फार्मूला है बेटा VD इक्वल टू कितना, माइनस का EE अपॉन M इंटू टाउ, यही आया था बेटा। इधर देखो बेटा, हमने एक सब्सटेंस है बेटा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा कुछ था, तो बेटा जैसे जैसे इस साइड जाओगे E क्या होगा बेटा, चेंज होगा कि नहीं होगा? तो बेटा टाउ किस बात पर डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था और टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था? इन दो बातों पर डिपेंड किया बेटा कि नहीं किया? बात समझ में? क्लियर बेटा? इन दो बातों पर डिपेंड किया। तो बेटा यहां पर ना टेम्परेचर चेंज किया मैंने, ना टाइप ऑफ मटेरियल चेंज किया, तो टाउ चेंज नहीं हुआ होगा। टाउ क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। हम मटेरियल चेंज कर दूंगा, टाउ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ रहे बेटा? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर मूव करूं इस साइड, तो E इंक्रीज हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अगर E इंक्रीज हुआ तो ये क्या इंप्लाइज करता बेटा, बाकी सारी क्वांटिटी को क्या कांस्टेंट, तो BD भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। इधर देखो बेटा, इस फार्मूले में अगर मैं बात करूं एक बैटरी लगा देते तब ये कहानी थी पूरी बेटा। ये B वोल्ट की है, ये उसको मानते हैं 0, यहां माना बेटा V। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा, E है नॉन यूनिफॉर्म, बेटा E इक्वल टू माइनस का dV बाई dl चलेगा बेटा कि नहीं? तो हम BD कितना लिखेंगे बेटा, यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का E टाउ बाई M, और इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, dV बाई dl लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? अगर देखो इसी में, अगर मैं बेटा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर ले लूं, बैटरी भी बेटा, अगर इसका लेंथ है L, बैटरी है बेटा V, ये है 0 बेटा, ये है V। ये बात समझ में आ गई? तो बेटा यहां पर अगर मैं लिखूं E इक्वल टू बेटा, क्या मैं B बाई L लिख सकता हूं? क्यों बेटा? क्योंकि E यहां पर यूनिफॉर्म है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? E क्या बेटा यहां पर यूनिफॉर्म है कि नहीं है? तो E इक्वल टू B बाई L लिखा जा सकता है बेटा, माइनस का B बाई L लिख लेना। तो BD इक्वल टू कितना बेटा, EE अपॉन कितना, M टाउ होता बेटा, तो ये आ जाएगा E, वेक्टर फॉर्म छोड़ी दो, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं बस, EE बाई M, सॉरी E टाउ M, और L की जगह कितना बेटा, B बाई L लिख सकते हैं E की जगह पर। क्लियर है बेटा? तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया में बेटा अलग अलग तरीके से ही लगाओगे आप, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं कि जुड़ के बस यही लगाए जा रहे हो बेटा। क्लियर बात आ गई समझ में कि नहीं बेटा? ये थी आज कंप्लीटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। आज का लेक्चर बेटा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बोर्ड में बनते हैं बेटा, तो अच्छे से करना। फिर अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।